दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जिसमें कुल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे। दोस्तों सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और काफ़ी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में दोस्तों जो है इसकी पीडीएफ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और वहाँ पे जो है सारे आंसर के साथ आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, ताकि जो है आप आराम से प्रैक्टिस कर पाएँ। देखिए अब आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपको लगातार जो है रिवीजन करते रहना है। तो दोस्तों इस वीडियो में 50 प्रश्न देखेंगे, आप कितने सही करते हैं। कम से कम आप 40 प्रश्न सही करने का जरूर प्रयास करिएगा। 40 से अगर आप ऊपर प्रश्न सही करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है स्कोर आपका माना जाएगा। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अब तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों इसके अलावा जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो है विभिन्न एग्जाम जैसे कि बीपीएससी, बिहार एसआई, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों जो है बहुत सारे यहाँ पर कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के लिंक में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप कोई भी कोर्स जो है ले सकते हैं, जिससे जो है आप घर बैठे जो है अपनी तैयारी आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों कोई भी कोर्स अगर लेना चाहें तो आप आसानी से जो है ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीमबेटका गुफाओं का दोस्तों जो है काफ़ी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एम.के. धवलीकर, दूसरा ऑप्शन है वी.एस. वाकड़कर, डी.आर. भंडारकर या फिर एच.डी. सांकलिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. वाकड़कर ने जो है भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। इनका पूरा नाम क्या था, विष्णु श्रीधर वाकड़कर इनका नाम है। इनके द्वारा 1957-58 के बीच में जो है भीमबेटका की गुफाओं को जो है इनकी खोज की गई थी। बात करें कि भीमबेटका गुफाओं को, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है भीमबेटका की गुफाओं को जो है संरक्षित घोषित किया गया है और यह मध्य प्रदेश के भोपाल के अंतर्गत जो है ये आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है। तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव की बात हो रही है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा लेते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है मतदान कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत सरकार की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत भाग है। तो देखिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है कृषि का कितना परसेंट हिस्सा है। तो सही आंसर हो जाएगा लगभग 14% जो है जीडीपी में हिस्सा है कृषि का। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं, देखिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और अच्छा जीवन स्तर है। राष्ट्रीय आय को जो है आप इससे बाहर निकाल सकते हैं, इसका जो है एक मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है कि सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता के हाथ में नहीं था, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण में हमारा 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही नहीं होगा। छठा प्रश्न है, केंद्र सरकार की नई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अधिकतम कितनी भूमि के धारक किसान सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। तो देखिए जिस भी किसान के पास 2 हेक्टेयर के लगभग भूमि या इससे कम भूमि है, वो जो है किसान सम्मान निधि की जो तहत लाभ मिलता है उसके जो है पात्र होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है, यानी कि कामरूप किसका प्राचीन नाम है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम का प्राचीन नाम जो है कामरूप है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, असम का प्राचीन नाम कामरूप है। आठवां प्रश्न है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। तो देखिए यहाँ पर भारत में हत्या की बात हो रही है, तो लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या जो है भारत में हुई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नवां प्रश्न है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। देखिए एक पत्रिका थी जो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था, उसका नाम क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इंडियन ओपिनियन जो है करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है,
स्वर्ण आयात एवं उपभोग में विश्व में प्रथम रैंक पर कौन है? तो देखिए यहाँ पर आयात एवं उपभोग की बात हो रही है, तो आयात और उपभोग के मामले में जो है भारत का प्रथम स्थान है। और यही बात करें कि स्वर्ण का भंडारण यानी कि सबसे अधिक भंडारण वाला देश कौन सा है? तो स्वर्ण के सबसे अधिक भंडारण वाला देश हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका। इसका नाम आपको याद रखना है। और भारत में स्वर्ण की खानें कहाँ पर हैं? तो जो कर्नाटक में कोलार की खानें हैं, यहीं भारत में जो है स्वर्ण की सबसे बड़ी खानें जो हैं मानी जाती हैं कर्नाटक में। 11वां प्रश्न है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहते हैं म्यांमार को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, म्यांमार। 12वां प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देखिए आपको पता होगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जहाँ पर संगम होता है वहीं से जो है गंगा नदी उसे हम कहते हैं, और ये संगम होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और इसके नाम से जो है बाद में गंगा जो है नदी आगे निकलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए वनस्पति संग्रहालय की बात की जाए तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है जो कि हुगली नदी के किनारे है। इसके अलावा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है यानी कि बॉटनिकल रिसर्च गार्डन कहाँ पर है? तो वो हमारा हो जाएगा लखनऊ। इसको भी याद रखिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो कार्बन मुक्त की बात करें तो हमारा पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पर बात करें कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो कि नेगेटिव कार्बन उत्सर्जन करता है यानी कि माइनस में कार्बन उत्सर्जन देश करने वाला है? तो वो हो जाएगा भूटान। क्या है? भूटान। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है शुरू किया गया है? तो जो ग्रीन रेल कॉरिडोर है ये शुरू किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रामेश्वरम से जो है ये शुरू किया गया है ग्रीन रेल कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? तो जो गोथार्ड बेस सुरंग है ये हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड में। 16वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में जो है ये सुरंग है। 17वां प्रश्न है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण जो है दाब में अंतर होता है, इसलिए जो है व्यक्ति ट्रेन की तरफ खिंचाव महसूस करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज से सामान्यतः किस प्रशीतक यानी किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में? तो रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रेयॉन का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। सी ऑप्शन यानी कि फ्रेयॉन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो जो प्रोग्राम एक सिस्टम का जो कार्य है उसको दूसरे पर नकल करेगा तो उसे हम कहते हैं एम्यूलेटर। ऑप्शन नंबर ए एम्यूलेटर जो है करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, अभी हाल ही में रॉयल सोसाइटी फेलो के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? तो रॉयल सोसाइटी फेलो के लिए चयनित होने वाली जो पहली महिला वैज्ञानिक है उनका नाम हो जाएगा गगनदीप कांग। 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी गगनदीप कांग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद द्वारा किसे हाल ही में वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर वैश्विक आतंकी की बात हुई तो हाल ही में जो है मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है सुरक्षा परिषद द्वारा जो है वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। देखिए यहाँ से एक बात आप रखिए, याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन देश हैं। तो सुरक्षा परिषद में देखिए जो स्थायी सदस्य देश हैं वो हैं 5 सदस्य देश जिनकी स्थायी सदस्यता है। तो इनका आप नाम याद रखिएगा। एक टर्म याद रखना है फ्रेका, आप इसको इंग्लिश में देखिए कैसे पढ़ेंगे, FRECA यानी कि फ्रांस हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, चाइना हो जाएगा और अमेरिका हो जाएगा। ये 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। 22वां प्रश्न है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? तो कर्मचारियों हेतु जो महंगाई भत्ता तय करने का आधार है वो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सी करेक्ट हो जाएगा। मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना जो है मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, किस निकाय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित होता है?
तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है इसका संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जो भी राज्य क्योटो प्रोटोकॉल संधि में शामिल हैं उनको जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए जो है वो यानी कि इसमें कमी करने के लिए जो है वो प्रतिबद्ध हैं, किसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 26वां प्रश्न है सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल में अग्रगण्य है। तो देखिए खेल खिलाड़ी से प्रश्न जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। तो जो सौरभ खिलाड़ी का संबंध है वो हो जाएगा निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से। सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? निशानेबाजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न। इंटरनेट बैंकिंग के विपणन का क्या अर्थ है। तो इंटरनेट बैंकिंग के विपणन का अर्थ है नेट द्वारा बैंकिंग संव्यवहार। नेट द्वारा बैंकिंग संव्यवहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि सरकारी एसेट से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें, क्योंकि 2011 में जनगणना हमारे में देश में अंतिम में हुई थी, अब जो है 2021 में होने वाली है अगली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हमारे देश में सर्वाधिक संख्या में जो जनजाति पाई जाती है वो हो जाएगी भील जनजाति। भील जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है और दूसरे नंबर पर जो है हमारी गोंड जनजाति आ जाएगी। अब दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि जो भील जनजाति है वो किस राज्य में निवास करती है और गोंड जनजाति जो है वो किस राज्य में निवास करती है। 30 नंबर प्रश्न है ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल वित्त देना। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल वित्त देना जो है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आरबीआई का कार्य नहीं है। तो देखिए करेंसी का नियमन आरबीआई का कार्य है, साख का नियमन, विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली जो है आरबीआई का कार्य है, लेकिन विदेशी व्यापार का नियमन जो है यह आरबीआई का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विदेशी व्यापार का नियमन आरबीआई का कार्य नहीं है। 32वां प्रश्न है किसने कहा था मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ तथा राजा एवं राजकुमारों में मेरा विश्वास नहीं है। ये बात किसने कही थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो लाहौर अधिवेशन में ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। 33 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित को जो है सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबका डेटा आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करें रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। वुड्स डिस्पैच की बात करें तो यह 1854 में आया था, जिसे हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1928 में। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1973 यानी कि सबसे पहले नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद वुड्स डिस्पैच आएगा 1854 यानी कि उसके बाद आएगा नंबर 3। उसके बाद हमारा आता है रॉलेट एक्ट यानी कि 1919 नंबर 1 पे ये है। और अंत में आता है साइमन कमीशन 1928 यानी कि नंबर 4। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किस वर्ष देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस वर्ष संविधान संशोधन करके हटा दिया गया। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो कि पहले अनुच्छेद 31 में था, इसे कब हटाया गया? तो आप याद रखिएगा 1978 में जब हमारे संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है ये रखा गया है। तो ये कब किया गया था? 1978। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है ह्वेन सांग को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ह्वेन सांग है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था और इसे ही जो है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। फाहियान की बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे और मेगास्थनीज की बात करें तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आए थे। 36वां प्रश्न है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया। तो भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग था इसका आरंभ कराया था
कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और कनिष्क की बात करें तो कनिष्क के शासन काल में जो है पहली शताब्दी ईस्वी में जो है चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में जो है आयोजित की गई थी। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत? तो भारतीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है 75 37वें प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? तो धारणीय कृषि का जो अर्थ है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में शामिल नहीं थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है आयोजन हुआ था। देखिए, पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और पहले महासचिव कौन बने थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे कांग्रेस के संस्थापक भी थे, तो इनका नाम याद रखिएगा। तो पहली बैठक में शामिल कौन नहीं थे? देखिए, दादा भाई नौरोजी शामिल थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे और जस्टिस रनाडे शामिल थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे पहली बैठक में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, मुगल बादशाहों में अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में किसने लिखी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो बाबर की आत्मकथा है जो कि बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा। बाबर ने जो है तुर्की भाषा में जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी थी। अकबर की आत्मकथा की बात करें, जो अकबरनामा है, अकबरनामा देखिए फारसी भाषा में लिखा गया था, लेकिन अकबर ने जो है इसे स्वयं नहीं लिखा था। अकबर की जो आत्मकथा है अकबरनामा, इसे लिखा था अबुल फजल ने। इसके बाद अगर बात करें जहांगीर, तो जो तुजुके जहांगीरी है इसे लिखा था जहांगीर ने स्वयं फारसी भाषा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर ने जो है अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी जो है फारसी भाषा में ही लिखी थी, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? मोतबिंद खान ने। कई बार ये भी प्रश्न बनता है। देखिए, जहांगीर ने शुरू किया था, लेकिन अंतिम में जो है इसकी मृत्यु के बाद मोतबिंद खान ने जो है इसे पूरा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण एवं ब्रह्म तत्व का वर्णन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है अथर्ववेद में जो है जादुई माया ये सभी का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद की बात करें तो देखिए सबसे पुराना वेद है, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद में जो है यज्ञ विधान का वर्णन किया गया है। और सामवेद में जो है संगीत के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो इन तीनों चारों के बारे में आप नाम याद रखिएगा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो देखिए 4 नाम दिए हुए हैं, तो कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी इसको जो है आपको पहचानना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है गौरवपूर्ण क्रांति। देखिए अगर हम सबका यहाँ पर अगर डेट याद कर लें तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ये शुरू हुआ था 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति कब शुरू हुआ था? 1688 में। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 1789 की 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति जो है 1917 में शुरू हुई थी, रूसी क्रांति। और अमेरिकी क्रांति जो है शुरू हुई थी, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है कब शुरू हुआ था? 1775 में। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना घटित हुई? गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित दिवसों में से असत्य विकल्प को चुनना है आपको। देखिए जो पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी सही है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जैव विविधता दिवस जो है 21 मई को नहीं मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, घटते वन, उपर्युक्त सभी जो है जलवायु परिवर्तन के कारण में जो है शामिल हैं। 47 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? तो इंसुलिन की खोज की थी ऑप्शन नंबर सी एफ.जी. बेटिंग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 48 प्रश्न है, भारतीय उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय उच्च शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, जो कि 1854 में जो है आया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है,
निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखिए, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना इसका कार्य है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना चुनाव आयोग का कार्य है, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना भी चुनाव आयोग का कार्य है। देखिए, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। 49 नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में। और आज का अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न, 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान निम्न में से किस क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था? तो जब 17वीं लोकसभा चुनाव हुई थी तो वेल्लोर का जो चुनाव है स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न देखे जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। 50 में से आपने कितने प्रश्न सही किए ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम से जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।